सजेशंस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में। जैसा कि हमने आपके साथ पहले अटॉर्नी जनरल के बारे में डिस्कस किया था। अटॉर्नी जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट के केसेस लड़ता है कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में देश के, और इसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट का हिसाब किताब करने के लिए एक बॉडी होती है, इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, जिसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे, इसकी इंट्रो पढ़ेंगे, अपॉइंटमेंट कौन करता है, इसका टेन्योर कितना होता है, इसको रिमूव कैसे किया जा सकता है, सैलरी एंड अलाउंसेस इसके कहाँ से आते हैं, कितने होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं इसके, एडिशनल फंक्शंस क्या होते हैं इनके, ये सब डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। पहले तो हम कहेंगे ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जब हम कहते हैं कि कोई बॉडी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसका मतलब क्या होता है कि उसका जो वर्णन होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया होता है। जैसे कि आर्टिकल 148 प्रोवाइड्स करता है कि एक इंडिपेंडेंट ऑफिसर होगा जिसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोला जाएगा, जो सरकार का हिसाब किताब रखेगा, जो सरकार को बताएगा कि कितना पैसा कहाँ से खर्च हुआ है, कितना पैसा कहाँ से खर्च हुआ है। और वो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड होता है। एक इंडियन ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, ये एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के अंडर ही होता है। प्रेजेंट जो हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वो गिरीश चंद्रा मुर्मू हैं प्रेजेंट, और जो फर्स्ट हमारे इंडियन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे वो वी नरहरि राव थे, जो 1948 से 1954 तक रहे थे। और जो फर्स्ट कैग जब 1860 में 1860 में जब ये बॉडी बनी थी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, अंग्रेजों ने बनाई थी, तब थे एडमंड ड्रूमंड जो हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे। यहाँ पे हम देखेंगे अपॉइंटमेंट कौन करता है। कैग इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, और इसको ऑथ भी प्रेसिडेंट द्वारा ही दिलवाई जाती है। और ये पर्सन होता है जिसको लॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज होती है अकाउंट्स की, जो अकाउंट्स के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज रखता हो, वो पर्सन ही इस पोस्ट पर अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। इसका टेन्योर क्या होगा, ये या तो 6 साल तक रहेगा अपनी पोस्ट पे, या वो 65 ईयर्स तक रहेगा। जो भी पहले, अगर उसका 6 साल का कार्य है, 65 ईयर्स की एज से पहले पूरा हो रहा है तो वो हट जाएगा, नहीं तो वो 65 ईयर्स तक रहेगा। जो पहले आ गया तब तक वो अपनी पोस्ट पर बना रहेगा, नहीं तो ये अपना रिजाइनेशन प्रेसिडेंट को सौंप के ये रिजाइन कर सकता है किसी भी टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर उसके बाद क्या होगा, ये फर्दर ऑफिस के लिए एलिजिबल नहीं होता है। जैसे एक बार इसने 6 साल काम कर लिया, जब 65 ईयर्स तक इसने काम कर लिया अपनी पोस्ट पे, तो ये फर्दर किसी ऑप्शन में, किसी स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में ये एज ए कैग काम नहीं करेगा कहीं भी। वैसे तो स्टेट गवर्नमेंट का तो कैग होता ही नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कैग होता है जो स्टेट और सेंट्रल के दो जो अकाउंट्स होते हैं उनको देखता है। कहीं भी किसी और पोस्ट पे काम वो नहीं करेगा इसके बाद, जब वो कैग एक बार रह चुका होगा। हाँ, वो प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव भी किया जा सकता है। प्रेसिडेंट के द्वारा वो उन्हीं ग्राउंड पे रिमूव किया, उसी तरीके से, उसी मैनर में रिमूव किया जा सकता है जैसे कि किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए एक पार्लियामेंट से एक स्पेशल मेजॉरिटी से पास एक रेजोल्यूशन चाहिए, उसी तरह ही कैग को रिमूव करने के लिए पार्लियामेंट द्वारा एक स्पेशल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और उसमें यह प्रूव होना चाहिए कि इसने मिसबिहेव किया है और ये इनकैपेबल है कैग का ऑफिस रन करने में। जिन कंडीशंस में सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है, सेम उन्हीं कंडीशंस में कैग को रिमूव किया जा सकता है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के केस में। पर वो एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए पार्लियामेंट द्वारा स्पेशल मेजॉरिटी से। अब हम देखें इसके सैलरी और अलाउंसेस क्या होते हैं। एट प्रेजेंट इसके लगभग 2.5 लाख सैलरी होती है लगभग, पर ये पार्लियामेंट द्वारा टाइम टू टाइम डिटरमिन की जाती है। पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि इसको कितनी सैलरी देनी है, ठीक है। और इसकी सैलरी होती है जो सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर होती है। जो इसके जो इसके ऑफिस को रन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, जो इनके पर्सन जितने भी मेंबर इस बॉडी में काम करते हैं उनकी सैलरी होती है, उनके अलाउंस होते हैं, उनकी पेंशन्स होती हैं। जितने भी पर्सन काम करते हैं, खुद कैग वहाँ पे काम करता है, तो वो उनका जो पैसा होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिया जाता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, उसको देख लेना आप। कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से जो पैसा चार्ज किया जाता है उसमें वोट ऑफ पार्लियामेंट की जरूरत नहीं होती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो बॉडी है, जो बॉडी जो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसकी जो सैलरीज होती है, इनकी जो सर्विस कंडीशंस होती है, पेंशन्स होती हैं, अलाउंसेस होते हैं जो इनके, वो वोट ऑफ पार्लियामेंट, वहाँ पे वोट ऑफ पार्लियामेंट की जरूरत नहीं होती है।
सो दिस इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं? ये पब्लिक पर्स मतलब जो जनता का पैसा होता है उसका गार्जियन होता है, जनता के पैसे को प्रोटेक्ट करता है। इसकी ड्यूटी क्या होती है? जो यूनियन गवर्नमेंट के जितने अकाउंट होते हैं, जैसे हमने बताया, एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, एक पब्लिक अकाउंट होता है, एक कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है। उसमें से जितना भी पैसा खर्च किया जाता है, चाहे वो कंसोलिडेटेड फंड चाहे स्टेट का हो, वो पब्लिक अकाउंट चाहे स्टेट का हो या सेंटर का हो, वो कंटिंजेंसी फंड चाहे स्टेट का या सेंटर का हो, उसमें से जो भी पैसा निकाला जाता है, जो उस पर ध्यान रखता है कि कहीं बिना लेजिस्लेचर के, स्टेट के मामले में बिना लेजिस्लेचर के अप्रूवल से और सेंटर के मामले में बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल से वो पैसा तो विड्रॉ नहीं किया गया। किसी मंत्री ने, किसी पीएम ने, सीएम ने अपनी मर्जी से पैसा तो विड्रॉ नहीं किया है, किसी जितने 3 प्रकार के हमने वहाँ पे अकाउंट आपके साथ डिस्कस किए उसमें से। तो ये सब इस पर निगरानी रखता है। इसलिए ये हमारे जो पब्लिक का जो पैसा होता है उसकी निगरानी करने वाला उसकी निगरानी करने वाली एक बॉडी होती है। और इसके बाद जब ये अकाउंट्स वगैरह ऑडिट करता है, कोई किसी भी अकाउंट का हिसाब किताब करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसा निकाला गया है, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया में से पैसा निकाला गया है, अगर इसने पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में से पैसे का हिसाब किताब इन तीनों अकाउंट में से किया, तो ये अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है और प्रेसिडेंट फर्दर उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में पेश करता है। ऑन द अदर हैंड, अगर किसी स्टेट के किसी कॉन्टीजेंसी फंड से पैसा निकाला गया है सीएम द्वारा या किसी एमएलए मंत्री द्वारा, ठीक है, कहीं पब्लिक अकाउंट में से पैसा निकाला गया है, स्टेट के कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट के में से पैसा निकाला है, तो कैग अपनी रिपोर्ट गवर्नर को देता है। जिस स्टेट का वो पब्लिक अकाउंट, जिस स्टेट का वो अकाउंट है, उस स्टेट के गवर्नर को देता है और वो गवर्नर होता है, वो पेश करता है स्टेट लेजिस्लेशन में उस रिपोर्ट को, जो ऑडिट रिपोर्ट कैग द्वारा सबमिट करवाई जाती है। अब और क्या फंक्शंस होंगे? जे पब्लिक, जो हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है पार्लियामेंट का, उसका फ्रेंड होता है, फिलोसफर होता है और उसको गाइड करता है पब्लिक अकाउंट कमेटी को, ठीक है। फिर जब जितनी मिनिस्ट्रीज होती हैं, चाहे वो स्टेट की हो, चाहे वो इंडिया लेवल पे मिनिस्ट्री हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री हो, उन मिनिस्ट्री को की रिपोर्ट्स को ऑडिट करता है, उनके खर्चे पानी को ऑडिट करता है। उन डिपार्टमेंट चाहे वो डिपार्टमेंट चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का, उनको ऑडिट ये क्या करता है। फिर ये रिसिप्ट्स, जो जितना भी पैसा स्टेट के पास आता है, जितना भी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है, उन रिसिप्ट्स को ऑडिट करता है। क्या जो पैसा स्टेट ने रिसिप्ट्स किया है, क्या वो पूरा पड़ा हुआ है, कहीं उसमें से कोई मिसयूज, फंड का मिसयूज तो नहीं किया, ये सब देखता है कैग। अब और फंक्शंस क्या होंगे? जैसे कि जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पब्लिक अंडरटेकिंग्स होती हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की पब्लिक अंडरटेकिंग्स जैसे हम कहते हैं ना, LIC वगैरह हो गया, ONGC वगैरह हो गया, इन सब का हिसाब किताब जो सब ऑटोनोमस बॉडी है, इन सब का हिसाब किताब कौन करता है? तो ये काम करता है क्या? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसके द्वारा जो गवर्नमेंट के स्टोर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के स्टॉक्स होते हैं, गवर्नमेंट के अकाउंट स्टोर्स होते हैं, इनका सब हिसाब किताब करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनके बिना अगर हम आपको कुछ और भी बताएंगे, अगर प्रेसिडेंट कह दें कि आपको कंसर्न किसी स्पेशल अथॉरिटी का, किसी का भी, चाहे वो प्राइवेट बॉडी है, अगर प्रेसिडेंट कहते कैग को कि आपको इसका हिसाब किताब करना है, तो कैग उसका भी करेगा। इसी लाइन में अगर हम कहेंगे गवर्नर कोई कह दे, सपोज करो पंजाब का गवर्नर कह देता है कि आपको पंजाब की इस बॉडी का हिसाब किताब करना है, इसकी ऑडिट रिपोर्ट्स को ऑडिट करना है, तो कैग उनका भी कर देगा। तो ये गवर्नर और प्रेसिडेंट पे डिपेंड करेगा कि जो कैग होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होगा, वो किन किन बॉडीज का हिसाब किताब करेगा, किन की रिपोर्ट्स को ऑडिट करेगा। अब एडिशनल फंक्शंस क्या होते हैं? एडिशनल फंक्शंस और भी होते हैं, जैसे जो कैग होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो स्टेट गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स होते हैं, जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, इनको कंपाइलेशन करता है, इनको कंपाइल करता है तीनों अकाउंट्स को। फिर जो सिलेक्टेड कैटेगरी के एम्प्लॉयज होते हैं, उनको जो सिलेक्टेड कैटेगरीज के ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनकी अगर जो उनके पेंशन के बेनिफिट्स होते हैं, उनका ऑथराइजेशन भी यही बॉडी करती है। और फिर प्रोविडेंट फंड ऑफ जो स्टेट का होता है, प्रोविडेंट फंड जो स्टेट का होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का होता है, तो उसको मेंटेन भी ये कैग ही करता है। तो ये एडिशनल फंक्शंस होते हैं। अब हम देखेंगे कि एडिशनल ये जितने भी फंक्शंस इसके द्वारा ऑडिट किए, जितने भी फंक्शंस किए जाते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा,
वो किस डिपार्टमेंट के द्वारा किए जाते हैं। वैसे हमने ऑलरेडी ये मेंशन कर दिया, उस डिपार्टमेंट एक इस कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है जिसके अंदर इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। ये सब कुछ ये फंक्शन करता है डिपार्टमेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर। इस डिपार्टमेंट का ही काम होता है सभी रिपोर्ट्स को, चाहे वो सेंटर की हों, चाहे वो स्टेट की हों, चाहे किसी कंपनी की हों, किसी स्टेट रन कंपनी की हो, किसी सेंट्रल रन कंपनी की हो, उनकी रिपोर्ट्स ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट करता है, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर काम करता है। तो ये हमने आज डिस्कस किया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में। और भी अगर आपके दिमाग में अगर और भी कोई टॉपिक हो तो हम डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। थैंक्स।